हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देख रहे थे कि अभी तक हमने ओम्स लॉ देखा था, उसकी बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस भी देखा था। रेजिस्टेंस क्या होता था? ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जो रेजिस्टेंस जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो क्या होता है, देखो रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा पहले समझने के लिए एक एग्जांपल लो कि आपने एक मान लीजिए एक पतला सा रोड है आपके पास जो मैंने दिखा रखा है। यहाँ पर एक बहुत लंबा रोड नहीं है, बहुत लंबा रोड नहीं है, मतलब मान लीजिए 2-5 मीटर 10 मीटर के आसपास ही रोड है, और बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। तो टकराएंगे ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता था? जो टकरा जाते हैं उसकी वजह से क्या जनरेट होता था? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब मैंने लेंथ को और बढ़ा दिया, लेंथ को बहुत बड़ा कर दिया। लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा? फिर से टकराएंगे। लेंथ बढ़ा है मतलब कि अब ज़्यादा लोग आके टकराएंगे, लेंथ बढ़ा है ना। अब देखो, अगर आप 5 मीटर में सिर्फ टकराते और जितने होते खत्म हो जाते और उस रोड से बाहर आ जाते, अब तो चौड़ा वाला रोड मिल जाता। अब क्या हुआ? आपने लेंथ को और बढ़ा दिया, उस पतले वाले रोड की लेंथ को और बढ़ा दिया, आपकी सड़क की लेंथ और लंबी कर दी जो पतली वाली थी उसको। तो अब क्या होगा? बहुत देर तक लोग टकराते रहेंगे, मतलब अब रेजिस्टेंस और क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेजिस्टेंस, सेम केस इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है वायर के अंदर। वायर की लेंथ कम डिस्टेंस तक टकराए और फिर बाहर आके अपना नॉर्मल चलने लगे। अब अगर लेंथ बड़ी हो गई कंडक्टर की, या जो भी आपका मटेरियल है उसकी लेंथ अगर बड़ी कर दी आपने, तो ज़्यादा देर तक टकराएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, और अब ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स ज़्यादा तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। ये आपको समझ में पड़ गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। लेंथ बढ़े तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब क्या करा मैंने, जो रोड था उसको मैंने ये कहा लिया, एक जो आपका वायर था उसके अंदर हमने उसको वायर को चौड़ा कर दिया, वायर की एरिया को बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को। तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी फ्री जगह है ना कि वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। इतनी फ्री जगह है कि वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, और टकराएंगे तो भी उसकी वजह से लॉस ज़्यादा नहीं होगा। टकराए, एक से टकराए और फिर कम से कम सीधे चलने लग जाएंगे। दूसरे से फिर टकराने की वो कैपेसिटी ही नहीं बचेगी, या एक बोल सकते हैं कि दूसरे टकराने का सिचुएशन ही नहीं बनेगा। क्योंकि इतना एरिया, एक खाली रूम में अगर आप एक इंसान को दौड़ाओगे ना, एक खाली रूम में मान लो 1 या 10 इंसान को भी इधर से दौड़ा रहे हो, तो भी बहुत कम चांसेस है कि वो दौड़ेंगे। अब उस रूम की साइज़ को आप बिल्कुल छोटा कर दो, एक बाथरूम में 10 लोगों को भर दो, छोटे से बाथरूम में, अब तो 10 लोग एक साथ टकराएंगे। तो एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो आपको मिलता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। उस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। एक और फॉर्मूला है इसका, रिलैक्सेशन टाइम और मास के टर्म में लिखते हैं हम, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यूनिट कितनी हो जाएगी? देखो, रेजिस्टेंस के साथ मीटर का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स रो इंटू मीटर, रो ओम मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml³ t-3 a-2। MCQ के लिए काम आ सकता है यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंडक्टिविटी का। जो आपका रेजिस्टेंस के लिए हम देखते हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस के लिए हम देखेंगे कंडक्टिविटी की कितना अच्छे से कंडक्ट कर पा रहा है, वो क्या हो जाएगी आपकी कंडक्टिविटी सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। रो के लिए हमने देखा था एन स्क्वायर टाउ बाय एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। इसी तरह से आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ होता है, जिसके हिसाब से क्या बोला जाता है कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी सिग्मा इंटू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E। J इज इक्वल्स टू सिग्मा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको काम आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस हिसाब से चेंज होती है। तो देखिए, मान लीजिए कि अभी आप कुछ एक रेफरेंस टेम्परेचर मान लीजिए, जैसे आप मानते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री अभी आप हमारे आसपास टेम्परेचर रहता है, तो आपने एक टेम्परेचर मान लिया T0, जो आपने रेफरेंस टेम्परेचर माना। उस टेम्परेचर पे आपने उस वायर की रेजिस्टिविटी को बोल दिया रो नॉट, ठीक है। तो रो, अब आपको बोला किसी ने कि यार ये टेम्परेचर पे तो मेरे को पता है, मेरे को भी दिख रही है, आप भी बताओ कि इसकी टेम्परेचर जब मैं बढ़ा के कुछ रो टी कर दूँगा, एक टाइम टेम्परेचर बढ़ा के टी कर दूँगा, उस टाइम पे इसकी रेजिस्टिविटी रो टी कितनी होगी? तो वो कैसे निकालोगे? रो टी इज गिवन एज रो एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज गिवन एज रो नॉट, मीन्स रेजिस्टिविटी एट दी रेफरेंस टेम्परेचर मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे टी नॉट क्या है? आपका रेफरेंस टेम्परेचर। टी क्या है? जिस टेम्परेचर पे उसने आपसे पूछा है। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब क्या? कि टेम्परेचर में चेंज के साथ साथ रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ेगी या कम होगी, वो रिप्रेजेंट करता है आपका अल्फा। मटेरियल स्पेसिफिक होता है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, तो अल्फा की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस। हमने देखा था, हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था तो वहाँ पर भी देखा था कि 2 कैपेसिटर को आप सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते थे। ऐसे ही रेजिस्टर्स जो होते हैं उनको भी आप रेजिस्टेंसेस को
पैरेलल या सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हो। तो पहला कॉम्बिनेशन देखते सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब देखो वही कहानी है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है तो एक पाइप में एक ही बराबर पानी जाएगा ना, कहीं भी देख लो आप, यहाँ देखो कि वहाँ देखो, मतलब पूरे पाइप में एक एंड पर देखो दूसरे एंड पर देखो, पानी तो सेम ही जाएगा। इसलिए करंट भी क्या होगी, R1 से देखो R2 से देखो, दोनों को सीरीज़ में लगा दिया मैंने अभी, है ना। तो करंट क्या जाएगी, सेम जाएगी। पोटेंशियल जरूर डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल जरूर डिवाइड देखा था ना हमने, जब कैपेसिटर देखा था वहाँ हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा था कि पोटेंशियल डिवाइड क्यों होता है सीरीज़ में और पैरेलल में पोटेंशियल सेम क्यों होता है। तो अभी सीरीज़ की बात करें तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। मान लो R1 पे चला गया V1, R2 पे चला गया V2, सपोज इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा, अगर दो चीज़ों को जोड़ा तो कुछ इक्विवेलेंट तो बनेगा ना, उसका कुछ फाइनल तो बनेगा। वो क्या मान लीजिए कि बनता है आपका R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओम्स लॉ लगाना है, आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस R1 के लिए लगाइए V इज इक्वल्स टू R आई आर, कितना हो जाएगा V1 इक्वल्स टू I1। R2 के लिए लगाओगे तो कितना मिल जाएगा V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। इक्विवेलेंट के लिए लगाओगे तो कितना मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा ऐसे, सॉरी उसके पहले क्या होगा, पोटेंशियल जो आपने दिया 5 चॉकलेट 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट, एग्जाम्पल याद है, मेरे पास 5 है, मेरे को कुछ भी नहीं खाना है, मैंने 2 एक स्टूडेंट को दे दी, 3 एक स्टूडेंट को दे दी, मेरे को कुछ नहीं खाना है ना बचाना है, तो सारी की सारी दे दूंगा ना मैं। ऐसे ही बैटरी के साथ भी होता है, उसको पोटेंशियल से कोई काम नहीं है, उसके आसपास रेजिस्टेंस लगा है, वो सारा पोटेंशियल उनको दे देगा। तो V टोटल पोटेंशियल था बैटरी पे, V1 उसने रेजिस्टेंस R1 को दे दिया, V2 उसने R2 को दे दिया, R2 को दे दिया V2, बस खत्म खेल। तो V इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2, वैल्यूज पुट करी ऊपर वाली इक्वेशन से, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया, R1 प्लस R2। यहीं से पोटेंशियल डिवीजन रूल एक बनता है। इसका मतलब क्या कि जो आपने बोला कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो कितना डिवाइड हो रहा है उसके लिए होता है कि पोटेंशियल फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस V1 पे कितना, R1 पे कितना जाएगा, V1 इक्वल्स टू वो वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो लगा है V। सेकंड वाले के लिए निकालना है R2 के लिए, तो V2 इक्वल्स टू R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू V। ये आज हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, कल पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।